हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो हम आज गैट के बारे में देखेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, कितने राउंड्स हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम गैट्स को स्टार्ट करें तो ये एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं जो कि 1948 में किया गया था। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये गैट कैसे बना और इसके पीछे क्या कारण थे। तो इन 1930s द ग्रेट डिप्रेशंस बैडली अफेक्टेड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जब 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया था उससे इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही गंदे तरीके से अफेक्ट हुई थी। वेरियस इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस फॉर सेफ गार्डिंग देयर इकोनॉमिक वर इम्पोज, यानी कि अपनी इकोनॉमी को सेफ करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ ने इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, बहुत ज़्यादा, और रिजल्टेंट इन शार्प डिक्लाइन इन इंटरनेशनल ट्रेड, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था। यूएसए पुट फॉरवर्ड मेनी प्रपोजल फॉर एक्सटेंडिंग ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। यूएसए ने बहुत सारे ऐसे प्रपोजल रखे थे जिससे ट्रेड बढ़ सके ऑल ओवर वर्ल्ड एंड एम्प्लॉयमेंट भी इससे जनरेट हो सके। तब जाके ये गैट का फॉर्मेशन हुआ। ऑन 30 अक्टूबर 1947 29 कंट्रीज एट जेनेवा साइन गैट, यानी कि इतनी सारी चीज़ें जब हो गई, यानी कि ट्रेड में बहुत ही शार्प डिक्लाइन देखा गया, तब जाके पूरी 23 कंट्रीज़ ने जेनेवा में साइन किया गैट का 1947 में। इंडिया जो है उसका फाउंडिंग मेंबर है गैट का, और वो जो इंडिया ऑन 1 जनवरी 1948 इट कम इनटू फोर्स इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेरी एग्रीमेंट्स, लेटर इट लुक शेप ऑफ अ परमानेंट एग्रीमेंट्स, यानी कि 1947 में 1 जनवरी को ये एक फोर्स में आया, लेकिन एक टेम्परेरी एग्रीमेंट में आया था, लेकिन बाद में इसको परमानेंट कर दिया गया। और मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज वॉज इंट्रोड्यूस बाय गैट, जो भी एन का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन ये सारे इंट्रोड्यूस किए गए थे वो गैट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब गैट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? कोई भी चीज़ अगर बनता है उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है। तो हम गैट का देख लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव था। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्रीज विदाउट एनी फेवर इन इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि सारी कंट्रीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई भी ऐसा फेवरिज्म की चीज़ें नहीं होंगी गैट के द्वारा। इंक्रीज इफेक्टिव डिमांड एंड रियल इनकम ग्रोथ, डिमांड में इंक्रीज़ हो, वो भी इफेक्टिव डिमांड में इंक्रीज़ हो, और जिसकी वजह से रियल इनकम ग्रोथ भी हो, ये भी ऑब्जेक्टिव था गैट का। तीसरा ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज टैरिफ एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस फॉर इंश्योरिंग म्यूचुअल बेनिफिट्स। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई दो कंट्री हैं, कंट्री ए कंट्री बी, और कंट्री ए कंट्री बी एक दूसरे से ट्रेड कर रही हैं, लेकिन जो कंट्री ए है ये इसके यहाँ तो सामान भेज रही है, लेकिन जब अपने यहाँ सामान आ रहा है बी कंट्री से तो ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दे रही है, जैसे कि टैरिफ्स लगा दे रही है। इसकी वजह से ये बी कंट्री के सामान महंगे हो जा रहे हैं और कंट्री ए के लोगों में इतना बिक नहीं पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंट्री बी धीरे धीरे अब इस कंट्री से ट्रेड कम करने लगेगी, क्योंकि ये बार बार ये टैरिफ बढ़ा दे रहा है किसी भी प्रोडक्ट पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो नहीं हो पाता है दो कंट्री में। अगर एक कंट्री बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, अब बी कंट्री को एक कंट्री रिस्ट्रिक्ट लगा रही है, अब जब ए कंट्री भी इसके यहाँ भेजेगी तो बी कंट्री भी रिस्ट्रिक्ट लगाएगा, क्योंकि वो क्यों ऐसा करे कि इनके प्रोडक्ट्स को अपने कंट्री में आने दे। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में ट्रेड एक इम्बैलेंस हो जाएगा, होगा ही नहीं। या तो ये बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, फिर ये लगाएगा, फिर ये, ऐसे दोनों एक दूसरे को टैरिफ लगाएंगे। तो इसकी वजह से गैट ये इंश्योर करता है कि मिनिमम टैरिफ हो कंट्रियों के बीच में, और जितने भी अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं, ताकि म्यूचुअल बेनिफिट हो सके दोनों कंट्री का। यानी कि अगर ए कंट्री अपने सामान को इधर बेच रही है तो उसका भी बेनिफिट हो, और बी कंट्री भी अपने सामान को इधर बेचे तो इसका भी बेनिफिट हो। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट होना।
जो चौथा ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइड एमिकेबल सोल्यूशन टू द डिस्प्यूट्स, यानी कि जो भी डिस्प्यूट्स हो गए हों किसी भी कंट्री के ट्रेड में, तो उसको भी एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। सिर्फ यही नहीं कि दोनों कंट्रियों के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट्स हो, डिमांड बढ़े, ये सब बढ़े, उनके पे अगर कोई डिस्प्यूट्स भी हो तो उनको भी गेट अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। पांचवा ऑब्जेक्टिव है इंश्योर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेटर हो। ये तो हर एक इंस्टीट्यूशन का मोटिव है कि वो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड को इंश्योर कर सके। किसी भी चीज़ का मोटिव यही होता है कि हम बेहतर जीवन जिए और अच्छे तरीके से रहें, अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाएं। तो इस तरह से ये जो गेट के 5 ऑब्जेक्टिव हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम देख लेते हैं कि गेट्स में निगोशिएशन राउंड और उरुग्वे राउंड्स ये सब क्या थे। तो राउंड्स ऑफ गेट्स निगोशिएशन बिटवीन 1947 से लेके 1994 तक कई सारे गेट्स में राउंड्स हुए। उस राउंड्स का मतलब कई सारी मीटिंग्स हुई, उसको राउंड्स का नाम दिया गया है। इस तरह से 1947 से लेके 1994 तक पूरे 8 राउंड हुए। इन 8 राउंड का कुछ ना कुछ मीनिंग है, जैसे कि राउंड 1 से लेके 6 तक के राउंड्स है वो स्पेशली रिलेटेड है कर्टेलिंग रेट्स इन एंड टैरिफ, यानी कि किसी भी ट्रेड को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको कम से कम रखा जा सके, उसके रेट्स को कम से कम रखा जा सके, ताकि जो ट्रेड है वो बढ़ता जाए। तो जो पहला से लेके 6वां राउंड हुआ, 6 जो राउंड्स हुए हैं वो बेसिकली कर्टेलिंग रेट्स एंड टैरिफ को ही लेके हुए। जो 7वां राउंड्स था ये नॉन टैरिफ ऑब्स्टेकल्स को भी इंक्लूड करता है। नॉन टैरिफ, अब कुछ टैरिफ ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कुछ नॉन टैरिफ ऑब्स्टेकल्स होते हैं। जैसे कि टैरिफ तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि हम अपने दूसरे के सामान पे हमने रेट्स बढ़ा दिए या टैक्सेस बढ़ा दिए, वो टैरिफ होता है। लेकिन नॉन टैरिफ ऑब्स्टेकल्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर कहीं से सामान आया तो हम रेट्स ना बढ़ा के हम कुछ और कर रहे हैं, हम उनसे कुछ और चार्जेस ले रहे हैं। तो ऐसी सारी जब प्रॉब्लम्स देखी गई तो उसके लिए भी एक राउंड हुए, मीटिंग्स हुई, ताकि उस पर भी ध्यान दिया जा सके कि नॉन टैरिफ ऑब्स्टिकल से भी ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। तो उसको राउंड 7 में कवर किया गया। उसके बाद जो राउंड 8 है, गेट का राउंड 8 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको उरुग्वे राउंड भी कहा जाता है, क्योंकि उरुग्वे में हुआ था। और इसी राउंड में WTO का एक स्टार्ट किया गया, WTO को, कि अब गेट की जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाया जाएगा। तो उरुग्वे राउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, 1986 में ये उरुग्वे राउंड हुआ था। was expected to concluded in 4 years but it could not due to difference among the member। ये उरुग्वे राउंड को ऐसा सोचा गया कि 4 साल में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, या फिर जो भी इसके आए हुए हैं, मतलब जितने भी प्रपोजल्स हैं कि गेट को WTO बनाया जाएगा, लेकिन ये 4 साल में नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ के डिफरेंट मेंबर्स थे, वो इस पर राजी नहीं हो पा रहे थे। It began in Punta del Este and closed at Geneva in 1993। यानी कि 4 साल में इसको कंप्लीट करने का एक एक्सपेक्ट किया गया था, लेकिन ये पुंटा डेल स्टीट से स्टार्ट हुआ, यानी कि इसके राउंड से स्टार्ट हुए तब से, और जिनेवा में 1993 में जाके क्लोज किया गया इस राउंड को। बहुत लंबे समय तक चला। टू ब्रेक दिस डेडलाइन मिस्टर आर्थर डंकल, द देन डायरेक्टर जनरल ऑफ गेट, यानी कि आर्थर डंकल, बाद में इन्होंने डंकल प्रपोजल भी दिया था कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ही, जो उस टाइम गेट के डायरेक्टर जनरल थे, ये केम फॉरवर्ड विथ अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट नोन एज डंकल प्रपोजल, यानी कि ये बहुत लंबे समय तक ना जाए ये राउंड, इसके लिए इन्होंने ये एक प्रपोजल लेके आए थे, डंकल प्रपोजल। तो इतने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस राउंड के। अब हम देखते हैं, सॉरी हमें आगे जाना था, हाँ, अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रपोजल दिया गया था। तो जो प्रपोजल है वो 2 पार्ट में दिया गया था, यानी कि पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसमें 14 आइटम्स रखे गए थे।
वो 14 आइटम्स क्या हैं, जैसे कि जो भी प्रॉब्लम है, टैरिफ्स, नॉन टैरिफ, ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स, नेशनल रिसोर्स बेस्ड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, एग्रीकल्चर, गेट आर्टिकल्स, सेफ्टी गार्ड्स एंड मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड अरेंजमेंट, सब्सिडीज, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रपोजल फर्स्ट में, डंकर प्रपोजल फर्स्ट में जो 14 आइटम्स दिए गए थे उसमें ये ट्रिप्स की बात की गई थी। बाद में हम ट्रिम्स की भी बात करेंगे, लेकिन अब वो फिर WTO में आ जाएगा। ये जब गैट था तभी ये प्रपोजल दिया गया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। फिर उसके बाद ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स यानी ट्रिम्स, ये ट्रिप्स और ट्रिम्स यहीं से स्टार्ट हुआ था, यानी दोनों। फिर बाद में WTO में और इसका एडवांस वर्जन दिया गया। एंड फंक्शनिंग ऑफ गैट सिस्टम, और कैसे गैट सिस्टम की फंक्शनिंग हो, ये तो प्रपोजल 1 के पार्ट 1 में 14 आइटम्स के साथ दिया गया था। उसके बाद कुछ और भी प्रपोजल्स दिए गए थे, जैसे कि डिक्लेरेशन इंक्लूड ट्रेड इन सर्विसेज एंड रीक्लासिफाइड द अबव 14 एरिया इन 7 एरियाज एज बिलो। जो प्रपोजल फर्स्ट का 14 आइटम्स था, उसी आइटम्स को और 7 एरिया में डिवाइड कर दिया गया, जैसे मार्केट एक्सेस, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, ट्रिम्स, ट्रिप्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशनल मैटर्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गैट के। उसके बाद हम WTO को भी इसके बाद वाली वीडियो में समझेंगे। अभी हम चलते हैं, इसके कुछ इस अलग अलग राउंड्स भी हुए थे। कब हुए थे, राउंड्स के नाम क्या थे और कहाँ कहाँ हुए थे, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछता है, इसलिए मैंने ये स्लाइड भी इंक्लूड किया है। जैसे कि पहला राउंड हुआ था जिनेवा में, ये 1947 में हुआ था। फिर NAC, टोक्यो, फिर जिनेवा, डायलॉन, केनेडी, टोक्यो, उरुग्वे। अभी तक हमने उरुग्वे के बारे में पढ़ा था, जो कि 1993 तक चला था, लेकिन बाद में दोहा भी एग्रीमेंट हुआ, वो भी नवंबर 2001 में। ये भी एक गैट्स का ही राउंड हुआ था। तो आज हमने गैट्स के बारे में पढ़ा, उसके राउंड्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने आज देखा है इसको। अब हम नेक्स्ट वीडियो में WTO के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।